नमस्कार, मैं मृत्युंजय कुमार झा और हमारी खास पेशकश हिंडनबर्ग के खुलासे से खलबली, इसमें आपका स्वागत है। और एक बार फिर अडानी ग्रुप यूएस शॉर्ट सेलर हिंडनबर्ग के निशाने पर है। हिंडनबर्ग रिसर्च ने अडानी ग्रुप के मामलों में सेबी चीफ माधवी पुरी बुच की निष्पक्षता पर सवाल उठाए हैं। हिंडनबर्ग रिसर्च का दावा है कि माधवी बुच और उनके पति का अडानी ग्रुप से कनेक्शन है। बुच दंपति के पास अडानी ग्रुप की ऑफशोर एंटिटी में हिस्सेदारी है, इसलिए 18 महीने से मामले में कोई कार्रवाई नहीं की गई है। इसके सबूत भी हैं। हिंडनबर्ग रिसर्च ने व्हिसल ब्लोअर के दस्तावेजों के आधार पर यह खुलासा किया है। आरोप लगाया है कि सेबी चीफ माधवी बुच ने अडानी ग्रुप के ऑफशोर फंड्स के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया है। तो बड़ा खुलासा एक बार फिर से हिंडनबर्ग की तरफ से, और इस बार निशाने पर सेबी चीफ भी हैं। और इस पर बातचीत के लिए हमारे साथ मेहमानों का एक खास पैनल है। हमारे रिपोर्टर्स भी हैं। हमारे साथ हैं विशाल तिवारी, जो कि एडवोकेट है सुप्रीम कोर्ट के। हमारे साथ हमारे सहयोगी ब्रजेश मिश्रा जुड़ रहे हैं, तरुण शर्मा जुड़ रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल विशाल जी आपसे होगा। आपने देखा कि जिस तरह से ये पूरा मामला आया है, आपका पहला टेक क्या है? प्रथम दृष्टया आपको क्या लग रहा है? देखिए, जब 2023 में ये मामला उठा था तो मेरे द्वारा पिटीशन फाइल की गई थी। उस पर एक्सपर्ट कमेटी बनी, उसकी रिपोर्ट आई, सेबी ने भी अपनी रिपोर्ट दी। उसमें ये कहा गया कि कुछ जांच पूरी हो चुकी हैं और कुछ जो 2 जांचें हैं वो अभी लंबित हैं। तो उस लंबित जांच को लेकर वो पिटीशन डिस्पोज हुई। लेकिन आज तक क्या कंक्लूजन निकाला है सेबी ने? इन्वेस्टिगेशन में कोई इरेगुलरिटी अडानी ग्रुप है या किसी भी कंपनी की पाई गई है या नहीं पाई गई, किस कारण से जो शेयर मार्केट में लॉस हुआ इन्वेस्टर्स का, वो कारण अभी तक स्पष्ट सेबी द्वारा नहीं किया गया है। ना ही उन इन्वेस्टिगेशंस की कोई रिपोर्ट फाइल की गई है कि हमने ये कंप्लीट कर ली है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने 3 महीने के अंदर करने को कहा था। 3 जनवरी 2024 का जो फैसला आया था उसमें 3 महीने का टाइम दिया गया था सेबी को, लेकिन अभी तक कोई भी उस पर हमारी जानकारी में कोई रिपोर्ट, कोई इन्वेस्टिगेशन कंप्लीशन नहीं आई है। अब ये दोबारा से जो हिंडनबर्ग रिसर्च ने एक नया जो दिया है कि सेबी चीफ का कुछ उसमें इन्वेस्टमेंट है, शेयर है अडानी ग्रुप में, तो इसके साथ अगर मान लीजिए कुछ ऐसा है और सेबी द्वारा इन्वेस्टिगेशन पूरी नहीं की गई है, तो यह जो इन्वेस्टर्स हैं उनके कॉन्फिडेंस को रिड्यूस करता है। और सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा गया था कि फ्यूचर में मार्केट को मजबूत बनाने के लिए कुछ कदम उठाने की आवश्यकता है, एक्सपर्ट कमेटी द्वारा कुछ मेजर्स भी सुझाए गए। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से ये कहा कि इन मेजर्सों पर ध्यान दे, इनको लागू करे, ताकि शेयर मार्केट और भी मजबूत किया जा सके। लेकिन अभी तक ऐसा कुछ सामने विजिबल तो नहीं आया है, और नहीं आया है तो इससे यही जाहिर होता है कि सेबी को मजबूत बनाना बहुत आवश्यक है। ट्रांसपेरेंसी जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, अगर कहीं भी ट्रांसपेरेंसी इफेक्टेड है तो शेयर मार्केट को यह नहीं कहा जा सकता कि हमारा शेयर मार्केट पूरी तरह से सुरक्षित है। तो सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन के हिसाब से सेबी ने अब तक जो हमारी जानकारी में है कोई कदम नहीं उठाए हैं, और ना ही कोई रिपोर्ट या कोई इन्वेस्टिगेशन पूरी की है कि वाकई में हिंडनबर्ग की जो बातें हैं वो सत्य हैं, कोई इरेगुलरिटीज है कंपनीज की, ओवरसीज कंपनी जो फाइंड आउट की गई थी, या और भी अन्य कंपनी है, या जो शॉर्ट सेलिंग हुई थी उसका जिम्मेदार कौन है, ऐसा कोई भी कंक्लूजन नहीं आया है। तो इससे तो हम यही मानेंगे कि इन्वेस्टर्स जो हैं अभी भी अंधेरे में हैं, अगर सीधी बात कहें तो। अच्छा, आप कह रहे हैं कि इन्वेस्टर अंधेरे में हैं विशाल जी, तो क्या आप फिर से सुप्रीम कोर्ट जाएंगे सर? देखिए, जो डायरेक्शंस थे 3 महीने के कि 3 महीने में सेबी इन्वेस्टिगेशन करे, वे अभी तक नहीं हो पाई है। तो इस पर हम विचार कर रहे हैं, और जहां तक जो मेजर्स हैं, आगे शेयर मार्केट मजबूत रहे और ट्रांसपेरेंसी रहे, इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट हम अप्रोच करने बिल्कुल जाएंगे। और जो प्रेयर है वो हमारी यही रहेगी कि पहले तो इन्वेस्टिगेशंस पूरी हुई है, उनका क्या कंक्लूजन है ये पब्लिक की जाए, और आगे क्या मेजर्स हैं, अगर सेबी पर ही आरोप लग रहे हैं तो उनको सेबी को और कैसे मजबूत किया जाए, ये भी हमारी एक महत्वपूर्ण जो है बिंदु रहेगा उस याचिका। तो आपने बिल्कुल साफ किया है। इस वक्त की बड़ी खबर, विशाल जी साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि एक बार फिर से वो सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे इस पूरे मामले को लेकर, और आप कह रहे हैं कि जो निवेशक हैं
उनको अंधेरे में रखा जा रहा है। ये एक बहुत बड़ी बात है। हमारे साथ पवन जी भी जुड़ चुके हैं, पवन कुमार जी, फाउंडर कॉर्पोरेट प्रोफेशनल्स। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप जरा बताएं कि आपका पहला रिएक्शन क्या है इस पूरे मामले को देखने के बाद, और जो अब तक के रिएक्शन आ रहा कि सेबी की तरफ से साफ तौर पे ये बात कही गई है, जो उनकी सफाई आई है कि ये बिल्कुल निराधार है, तो आपका पहला रिएक्शन क्या है? देखिए, पहला मेरा पॉइंट है कि हु इज मेकिंग चार्ज, दैट इज नंबर वन। ए कंपनी विच हैज ए बैड ट्रैक रिकॉर्ड। हमारे यहाँ बहुत सारे लोग, जब आप टीवी पे किसी को बुलाते हो तो वो आदमी बोलता है कि मैं जो किसी स्क्रिप्ट के बारे में बोल रहा हूँ उसमें मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है, या वो बोलता है मेरा शेयर है इतने % में होल्ड करता हूँ, या आप बोलते हो। अगर आप हिंडनबर्ग की रिपोर्ट उस पे जाओगे, पेज पे, वहां पर लिखा हुआ है कि मैं जिस कंपनी के बारे में कुछ बता रहा हूँ उसके बारे में मैं कुछ भी बोल सकता हूँ, आप अपने सेफ्टी के हिसाब से करो, मैं उसमें स्टेक भी ले सकता हूँ, मैं उसमें बेच भी सकता हूँ। हिंडनबर्ग का ये पास रिकॉर्ड रहा है कि उन्होंने क्या किया है, उन्होंने हमेशा बहुत सारे मार्केट में इस तरह के ट्रांजेक्शन किए बिकॉज वो शॉर्ट सेलर है। दूसरा, आप उनके शॉर्ट सेलिंग का मैं भी आपको एग्जांपल दूंगा कि कहाँ उन्होंने इस तरह की इंफॉर्मेशन दी और कितना शेयर प्राइस गिरा, उसका कोई इम्पैक्ट नहीं हुआ। पहली चीज है, हमारे यहाँ प्रॉक्सी एडवाइजरी फर्म है। प्रॉक्सी एडवाइजरी फर्म जब कंपनी के बारे में वो बताते हैं कि आप इस कंपनी में इस पे वोट डालो, इस पे कोई रिपोर्ट निकालते हैं, सब कुछ करते हैं, पर वो शेयर में ट्रेडिंग नहीं करते। यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये खुलेआम शेयर में ट्रेडिंग करते हैं और इनका बेसिक पर्पस है, दैट इज ए हैश फंड विच इज ऑन द बियर साइड। वो मार्केट को गिरा के उसको परचेज करने के प्रोसेस में रहते हैं, उनका एक इंटरेस्ट नजर आता है। मैं आपको 4 कंपनी के नाम बता रहा हूँ। जीनियस ब्रांड इंटरनेशनल यूएस की कंपनी है जो चिल्ड्रन मीडिया एंड एंटरटेनमेंट काम करती है। इन्होंने उसके बारे में एक रिपोर्ट निकाली, 15 से 30% शेयर डाउन हो गया और उसमें कोई एक्शन नहीं हुआ। जब ये बोलते हो तो एक्शन का मतलब रेगुलेटर करता है। उसके बाद एक कंपनी और है जीनियस ब्रांड इंटरनेशनल, वो भी यूएस की कंपनी है, हेल्थ केयर टेक्नोलॉजी में, उसमें 80% शेयर डाउन हुआ, उसमें भी कोई एक्शन नहीं हुआ। एक्शन हुआ होगा पर कोई इनकी रिपोर्ट में कुछ मिला नहीं होगा। एक रॉयड ब्लॉकचेन है, एक और कंपनी है यूएस की, क्रिप्टो करेंसी में काम करती है, उसमें 30% शेयर डाउन हुआ। इसके अलावा एक और कंपनी है ब्लूम इंजीनियरिंग, उसमें भी ये क्लीन इंजीनियरिंग की एनर्जी की कंपनी है, उसमें भी 30% शेयर डाउन हुआ, उसमें कोई एक्शन नहीं हुआ। एक काउंटर क्वेश्चन पवन जी, जो बात आप कह रहे हैं सर ये ठीक है, ये जो बैकग्राउंड आप बता रहे हैं, लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या इस बैकग्राउंडर के आधार पर ये मेरिट खारिज हो जाता है? जो फैक्ट हिंडनबर्ग ने रखे हैं, जो तथ्य रखे हैं सामने, क्या हिंडनबर्ग के इस बैकग्राउंड के आधार पर इन तथ्यों को खारिज करना ठीक होगा? क्या एटलीस्ट फैक्ट की जांच नहीं होनी चाहिए? सर, हिंडनबर्ग की रिपोर्ट ना माउंट क्रिएट कर रही है मोल से, एक छोटे से इशू को बड़ा बनाने। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। एक रिपोर्ट आई, उसमें लिखा हुआ है कि जो सेबी चेयरमैन की कंपनी है अगोया, जिसमें कि उनका 99% है, वो बहुत बड़े बड़े जगह पे आ रहा है। अब मैं आपको बताता हूँ सेबी का रूल क्या है। सेबी में जब कोई एम्प्लॉय बनता है और आता है तो उसको ये होता है कि यू कांट ट्रेड बट यू कैन होल्ड बट यू हैव टू डिस्क्लोज, जो कि मुझे जहां तक मालूम है सेबी चेयरमैन ने पूरा डिस्क्लोजर दे रखा है जो उनकी होल्डिंग का है। अब अगर आपने डिस्क्लोजर दे दिया और आप 99% होल्ड कर रहे हो, और वो जो कंपनी जिसको इतना बड़ा बना के दिखा रहे हैं उसमें मैक्सिमम रेवेन्यू 1,60,00,000 रुपए की है, 1 लाख रुपए की कैपिटल है, उसको हम इतना बड़ा बना के दिखा रहे हैं कि 99% सेबी चेयरमैन शी होल्ड शेयर्स। ये जो पॉइंट है ना, कभी कभी क्या होता है कि यहां से मालूम पड़ता है, आप अगर कोई चार्ज लगा रहे हो, उस चार्ज में एक छोटे से हिस्से को आप बड़ा बना के दिखा रहे हो। मान लो इस कंपनी में 1 साल में प्रॉफिट हुआ से 3 लाख रुपया, पहले था 25,000 रुपया, तो आप बोलोगे तो इसमें तो 600% प्रॉफिट हो गया। ये जो बातें बोली जाती है, वहां पे आदमी का इंटरेस्ट और इंटेंट नजर आता है कि आप किसी चीज को तो आप ये कह रहे हैं कि इसके इंटेंशन पे सवाल है, आप खड़े कर रहे हैं, लेकिन सवाल कुछ और भी हैं। सवाल ये है, क्योंकि इस पूरे मामले को लेकर जिस तरह से बातचीत हो रही है, जब चर्चा ये हो रही है, तो अब बड़ा सवाल यह है कि क्या वित्त मंत्री इस मामले की जांच कराएंगी? पहला बड़ा सवाल।
दूसरा सवाल ये कि जो हिंडनबर्ग ने आरोप लगाए हैं उन आरोपों में सच्चाई क्या है, उसकी पड़ताल किस तरीके से होगी। तीसरा बड़ा सवाल यह है कि आरोपों के बाद क्या पीएमओ एक्शन लेगा इस पूरे मामले में, और आरोप के बाद सेबी चीफ का पद पर बने रहना क्या उचित होगा। ये तमाम बड़े सवाल हैं जिसके जवाब अभी तलाशे जा रहे हैं। तरुण, अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि इस पूरे मामले के बाद सरकार और वित्त मंत्रालय का रुख अब क्या है और आगे क्या हो सकता है। बिल्कुल मृत्युंजय, मैं बताना चाहूँगा कि जैसे ही रिपोर्ट आई उसके बाद से ही वित्त मंत्रालय जो है वो बिल्कुल हरकत में है, और जो डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स है वो लगातार इस पूरे मुद्दे पे नज़र बनाए हुए है, और सेबी के साथ भी वो टच में है। लेकिन क्या वित्त मंत्रालय कोई एक फॉर्मल अपनी प्रतिक्रिया देगा, ये थोड़ा सा इस समय मुश्किल लगता है, क्योंकि जिन पे सवाल खड़े हुए हैं सेबी चेयरपर्सन और उनके पति, उन्होंने खुद ने एक रिएक्शन दे दिया है। तो अब उम्मीद कम हो जाती है कि वित्त मंत्रालय की तरफ से कोई फॉर्मल प्रक्रिया आएगी। लेकिन ये जरूर है कि पूरे मामले पे जो वित्त मंत्रालय या जो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस वो इस पूरे पे नज़र बनाए हुए, इसका एक दूसरा रीज़न भी है, क्योंकि विपक्ष जो है वो बार बार सवाल खड़े कर रहा है, जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की बात कर रहा है। तो सरकार इस पूरे मुद्दे को देख रही है कि किस तरीके से इसको सुलझाया जाए, क्योंकि एक रेगुलेटर पे सवाल हुए हैं। हालांकि जो पवन विजय जो बात कर रहे थे कि जब आप अपॉइंटमेंट होता है आपका तो आप पूरा डिस्क्लोजर देते हैं, और यही बात जो है वो महादेवपुरी बुच ने अपनी स्टेटमेंट में भी कही कि मेरी जो फाइनेंशियल्स हैं वो एक खुली किताब की तरह हैं, अभी तक मैंने सारे डिस्क्लोजर दिए हैं और आगे भी मैं देती आऊँगी। तो ये एक थोड़ा सा एक सपोर्ट कर देता है सरकार को कि जब हमने अपॉइंटमेंट किया था तो ये सब चीज़ें हमें पता थी, क्योंकि ये काफ़ी सीक्रेट डॉक्यूमेंट होता है, सेबी के एचआर डिपार्टमेंट के पास होता है, तो वो एक चेक किया जा सकता है। लेकिन ये जो आपने जो सवाल किया क्या वित्त मंत्रालय हरकत में, बिल्कुल वित्त मंत्रालय इस पूरे मामले पे अपनी नज़र बनाए हुए है। ओके, तो आप कह रहे हैं कि वित्त मंत्रालय की इस पूरे मामले पर नज़र है। लेकिन ब्रजेश, अब आप जरा बताइए, चूँकि अब ये इस मामले पर अलग अलग तरह के रिएक्शन आ रहे हैं, प्रतिक्रिया आ रही है, पॉलिटिकल रिएक्शन अलग तरीके के आ रहे हैं, लेकिन आप जरा बताइए कि इस पूरे मामले में जब ये खुलासा किया है हिंडनबर्ग ने, तो उसके बाद माधवीपुरी बुच और उनके पति की सफाई क्या है। बिल्कुल, जो सफाई आई है उन्होंने ये कहा है कि आरोप जो है बिल्कुल निराधार हैं, इनका कोई आधार नहीं है, और ये गलत नीयत से लगाए गए आरोप हैं, क्योंकि सेबी ने हिंडनबर्ग के खिलाफ कार्रवाई शुरू की है, शो कॉज नोटिस भेजा था, और इसी वजह से एक तरह से चरित्र हनन की कोशिश करते हुए हिंडनबर्ग ने इस तरह का रिपोर्ट निकाली है और उन्हें बदनाम करने की जो है वो कोशिश कर रहा है। माधवीपुरी बुच और उनके पति की तरफ से जो जवाब आया है उसमें ये भी कहा है कि उन्होंने अब तक के सारे अपने जो भी डिस्क्लोज़र थे, जो भी दस्तावेज थे, वो सारे के सारे दस्तावेज दे दिए हैं, और अगर ज़रूरत पड़ी भविष्य में किसी भी अथॉरिटी के सामने वो और भी डिस्क्लोज़र अपने सारे दस्तावेज देने को तैयार हैं, और उनकी तरफ से इसमें किसी भी तरह की कोई हिचकिचाहट नहीं होगी कुछ भी जानकारी साझा करने को लेकर के। तो एक तरफ से ये कहें कि वो बहुत बोल्डली आकर ये बात कह रही हैं कि कहीं कोई उनकी तरफ से समस्या नहीं है, कुछ गड़बड़ी नहीं की गई है, और अगर आप रिपोर्ट को भी देखें तो कहीं इस तरह का नहीं है कि उन्होंने कोई करप्शन का या कुछ ऐसा इस तरह का नहीं है। सिर्फ ये कहा गया है कि वो जो IPE फंड 1 है उसमें उन्होंने निवेश किया है, जिसका नाम अडानी ग्रुप में किससे जुड़े जो फंड थे वहाँ भी इस्तेमाल किया गया है। अच्छा, मैं चाहता हूँ कि जो आपने लास्ट लाइन बोली, मैं चाहता हूँ कि हमारे दर्शकों को ये मालूम होना चाहिए कि आखिर आरोप किस तरह के लगे हैं हिंडनबर्ग की तरफ से की तरफ से। तो ब्रजेश, आप जरा डिटेल में बताइए कि पूरा मामला है क्या, क्या कहा गया है इसमें। हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट में ये कहा गया है कि एक ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज डेवलपमेंट फंड है, और उस जो कि बरमूडा बेस्ड फंड था, और उस फंड ने एक पैसा निवेश किया, मॉरिशस का फंड है IPE फंड 1, और इसी फंड में माधवीपुरी बुच और उनके पति ने भी निवेश किया था। तो ये कहा जा रहा है कि माधवीपुरी बुच ने चूंकि उसी फंड में निवेश किया था और उसी फंड का इस्तेमाल अडानी ग्रुप के फायदों के लिए किया गया था, या
जो भी उनके ओवर इन्वॉइसिंग से कमाई हुई थी उसका इस्तेमाल करके अडानी ग्रुप के शेयरों को चढ़ाने के लिए किया गया था। तो यहाँ पर ये इन दोनों चीज़ों को जोड़ करके कनेक्शन का आरोप लगाया है और ये भी कहा है कि शायद इसी वजह से सेबी की तरफ से जो अडानी ग्रुप के साथ मिलकर काम करने वाले फंड थे उनके खिलाफ कार्रवाई करने में सेबी जो है धीमी चाल चल रहा है। ओके, तो अब जरा ये चूंकि जो ब्रजेश अभी बता रहे हैं विशाल जी कि सफाई क्या है माधवी बुश की तरफ से, और उन्होंने साफ तौर पर ये बात कही है कि ये जो पूरा आरोप है वो बेबुनियाद है, निराधार है। सारे डिस्क्लोजर अभी तरुण भी बता रहे थे कि दिए गए हैं, मतलब जो भी उनके पास दस्तावेज थे वो सब साझा किए गए हैं, खुली किताब है उनकी, उन्होंने साफ तौर पर ये बात कही है। और उन्होंने कहा कि वित्तीय लेखा जोखा खुली किताब की तरह वित्तीय दस्तावेज पेश करने में कोई झिझक नहीं है, कोई हेजिटेशन नहीं है। तो क्या ये सफाई आपको लगता है कि अपने आप में पर्याप्त है ये बताने के लिए कि उन्होंने ये साफ कर दिया है कि ये पूरी तरह से बेसलेस उनके ऊपर एलिगेशन लग रहे हैं? विशाल जी देखिए, आप एक मोमेंट के लिए हिंडनबर्ग की रिपोर्ट को एक तरफ रख दीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि थर्ड पार्टीज इन्वेस्टिगेशंस पे हम रिलाई नहीं कर सकते जब तक कोई एविडेंस ना हो। लेकिन जब एक्सपर्ट कमेटी कॉन्स्टिट्यूट हो गई, उन्होंने सुझाव दे दिए, और जिसमें कि महत्वपूर्ण सुझाव क्या थे, सेबी के लिए सुझाव थे वो कि स्ट्रक्चरल रिफॉर्म होने चाहिए, प्लस इफेक्टिव एनफोर्समेंट पॉलिसी होनी चाहिए, और जो सबसे महत्वपूर्ण सुझाव था वो था कि इन्वेस्टिगेशंस जो है वो टाइमलाइन में होनी चाहिए। और अभी तक जैसा कि हम देख रहे हैं कि पेंडिंग इन्वेस्टिगेशंस थी जनवरी 2024 तक, और अभी तक भी वो इन्वेस्टिगेशंस का कंक्लूजन नहीं आया है। तो जब सुझाव दे दिए गए हैं एक्सपर्ट कमेटी द्वारा, सुप्रीम कोर्ट कमेटी ने रिकमेंड किया है कि उनको लागू करें, और अभी तक इन्वेस्टिगेशंस को पूरी ना किया जाना या उसका क्या कंक्लूजन वो ना बताया जाना, तो ये किस तरफ इशारा करता है? ट्रांसपेरेंसी को इम्पैक्ट करता है। अगर सब कुछ ठीक है, इरेगुलरिटीज नहीं है, और हमारे देश में किसी भी कंपनी को बदनाम करने की साजिश है, तो वो सामने आना चाहिए। और इरेगुलरिटीज है, अगर कोई भी उसके लिए रेस्पॉन्सिबल है तो वो सामने आए। तो जब रिफॉर्म्स को पूरी तरह से लागू नहीं कर रहे हैं एक तरफ, दूसरी तरफ इन्वेस्टिगेशंस भी पूरी नहीं कर रहे हैं, और कोई थर्ड पार्टी आके एलिगेशन लगाती है, तो वो एक सपोर्ट हो जाता है कि वाकई में कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है। तो इसी को ट्रांसपेरेंट करने के लिए बहुत जरूरी है कि इन्वेस्टिगेशंस की रिपोर्ट जो है, जो 2023 में एक्सपर्ट कमेटी कॉन्स्टिट्यूट हुई, उसके बाद इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई, वो सार्वजनिक हो। साथ ही में उन पे क्या पर्सनल एलिगेशन है, क्या कहाँ इन्वेस्टमेंट है, ये एक अलग मुद्दा है, और उसमें कितनी सत्यता है, अगर उसकी कोई जांच सरकार कराती है तो वो सरकार उसके लिए स्वतंत्र है कि कौन सही है कौन गलत है। लेकिन जब सर आप जो कह रहे हैं, नहीं आप जो कह रहे हैं सर, जी आप जो कह रहे हैं सर वो ठीक है, लेकिन मतलब मैं ये, चूंकि ऑडियंस ये भी जानना चाहता है कि जिस हिंडनबर्ग का बैकग्राउंड इतना विवादों में रहा हो, जैसे अभी पवन जी बता रहे थे, तो क्या फिर मतलब ऐसा तो नहीं कि एक रेपुटेशन खराब करने की कोशिश है और उसमें कहीं हम ट्रैप ना हो जाए? कि आप मतलब ये भी तो हो सकता है कि इंटेंशन ही आपका गलत। देखिए, अगर इंटेंशंस गलत हैं और अगर किसी पे आरोप लग रहे हैं तो वो उसके खिलाफ एक्शन ले सकता है। हिंडनबर्ग रिसर्च फाउंडेशन है, जो भी है, उसको लीगली कार्रवाई करें जो जिस भी व्यक्ति या जिस भी कॉर्पोरेशन पे आरोप लगाए जा रहे हैं। लेकिन वो आरोप भी लग रहे हैं, और साथ में जो हमारे देश में एक कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट ने सुझाव लागू करने के लिए कहा है, इन्वेस्टिगेशंस के लिए टाइम बाउंड किया है, उसके बावजूद भी अगर इन्वेस्टिगेशन नहीं आ रही है, तो जो इन्वेस्टर्स है, जो पब्लिक है, उसके दिमाग में यही जाता है कि कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं है, कहीं कुछ कॉनाइवेंस तो नहीं है। अगर सब सही होता तो ये सारी चीजें एकदम पारदर्शिता के रूप में सामने क्यों नहीं लाई जा रही? ओके, तो आप ये कह रहे हैं कि इन्वेस्टर के मन में, जी आप कह रहे हैं कि इन्वेस्टर के मन में बहुत तरह के सवाल होंगे। तो पवन जी, क्या ये जो सवाल होंगे इन्वेस्टर के मन में, इन सवालों के बीच सेबी चीफ का अपने पद पर बने रहना जब तक ठीक तरीके से जांच नहीं हो जाती, ठीक है आपके हिसाब से? पवन जी, पहली बात तो है कि मुझे लग रहा है कि दिस इज अ लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी टू डिस्टर्ब आवर कैपिटल मार्केट, नंबर 1। आपने सेबी चेयरमैन पे कोई चार्ज लगा दिया। अब मैं आपको एक इंटरेस्टिंग चार्ज बताता हूँ। रिट के बारे में लगाया है कि रिट में क्योंकि उनके हस्बैंड वहां पर कहीं रिट का काम कर रहे हैं, इसलिए सेबी चेयरमैन या सेबी इस बारे में बात कर रहा है। ये बहुत ही वेग और बहुत ही यूजलेस चार्ज है। मतलब अगर मान लो रिट एक इनविटन रिट एक कंट्री के डेवलपमेंट के लिए बहुत बड़ी चीज है जिसपे चेंज हो रहा है।
क्योंकि उनका हस्बैंड वह काम करता है या उस चीज में काम करता है, इसलिए उसने उसको कनेक्ट कर दिया। ये इंडिकेट करता है कि ये जो चार्ज है वो बेसलेस है। नंबर 1, आप किसी अगर सेबी चेयरमैन का आप जो बात बोल रहे हो, अगर ये आजकल ये होता है तो इसका मतलब तो आप किसी पे भी चार्ज लगाओ, कल से सब पे, सारे जो इंस्टीट्यूशनल बॉडी उस पर चार्ज लगाना चालू कर देंगे लोग बाग, और वो एक एक करके अपना रिजाइन करते जाएं और उस पर इंक्वायरी की बात नहीं है पवन जी, रिजाइन करने बात ये है सर, मतलब आप जो, लेकिन अगर मान लीजिए कोई चार्ज लगा है, अगर कुछ आरोप लगाए गए हैं और वो फैक्ट, मतलब अगर उसमें कुछ मॉडस ऑपरेंडी बताया गया है, तो क्या उसको ऐसे छोड़ देना चाहिए बिना जांच के? जांच नहीं होनी चाहिए उसकी? मैं नहीं कह रहा छोड़ देना चाहिए, लेकिन उसका एक सिस्टम होता है कि आप उसको किस तरह से करें। अब हम बात कर रहे हैं सेबी चेयरमैन अपने पद से हटेंगे, मिनिस्ट्री ये करेगा। मैं बोल रहा हूं कि इस तरह के चार्जेस में चार्ज कौन लगा रहा है उसको देखना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, हमें ये भी देखना चाहिए कि हमारे यहाँ एक कंटिन्यूअस प्रोसेस चल रहा है आजकल मार्केट को गिराने के लिए। अभी जो सज्जन बोल रहे थे कि सेबी ने इंक्वायरी करी, सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने रिपोर्ट करी, सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि आप ये बहुत सारे स्ट्रक्चर चेंज करो जिसमें सेबी उस पर काम कर रहा है। हमारा ये कहना कि कोई एक्शन नहीं हुआ, कोई बात नहीं हुई, गलत है बिल्कुल, क्योंकि जो सुप्रीम कोर्ट ने बोला तो उसमें बहुत सारे काम होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने जब 3 महीने का टाइम दिया, अभी तक 6 से 7 महीने हो चुके हैं। पैसा लॉस होता है इन्वेस्टर्स का, और जो बड़े पदों पे बैठे रहते हैं और मान लीजिए वो गवर्नमेंट द्वारा, प्रेजेंट गवर्नमेंट द्वारा नॉमिनेटेड है या अपॉइंटेड है, उनके खिलाफ एक्शन ना हो तो ये डाउट क्रिएट करता है। और ये बहुत ही सीरियस मुद्दा है। कोई ऐसा नहीं है कि शेयर मार्केट उतरता रहता है, चढ़ता रहता है। चुनाव हुए 4 जून के बाद भी एकदम से क्रैश हुआ। उससे पहले आरोप लगे कि शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए उकसाया गया पब्लिक को, और एकदम से वो क्रैश हुआ। तो एक बार की घटना नहीं है, बार बार होती है। और जब आरोप लगते हैं हमारे देश में, मान लीजिए प्रोसिक्यूशन एजेंसी किसी कंप्लेंट का आरोप लगाए तो उसमें पूरा प्रोसिक्यूशन चलता है, वो अपनी एविडेंस देता है डिफेंस में, तब जाके उससे पीछा छूटता है आरोप से। तो अगर आरोप गलत है तो कार्रवाई कीजिए, ताकि पब्लिक को सामने लगे कि हाँ, ये जो आरोप जो भी लगा रहा है, कोई भी कंपनी हो XYZ, वो पर आप सामने वाले का कमेंट की रिपोर्ट को भी सार्वजनिक ना करें, इन्वेस्टर्स का पैसा डूब जाए। सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि लागू करिए रिफॉर्म्स को, वो लागू ना हो। और एक महत्वपूर्ण बात और है, जब रिफॉर्म किए गए तो सेबी ने इसका विरोध किया था सुप्रीम कोर्ट में कि नहीं, ये टाइमलाइन नहीं हो सकता, उसके ये कारण है। तो मतलब वो ये चाहते हैं कि पूरी जो भी सत्ता है वो हमारे हाथ में रहे। सर आप जो कह रहे हैं विशाल जी, पवन जी कुछ काउंटर करना चाह रहे हैं, पवन जी कुछ काउंटर करना चाहे। जी पवन जी। देखिए जो इंटरनेशनल जो ऑफशोर फंड है उसके बारे में एक बात समझ लीजिए, वहां वो कंपनियां जो भी जिस कंट्री का ज्यूरिडिक्शन है वहां पर वो लोग इंफॉर्मेशन नहीं देते, वो वर्ल्ड के किसी भी कोने को नहीं देते। पिछले 50-60 साल से हमें नहीं मिल रही इंफॉर्मेशन, क्योंकि उसका पर्पज ही वही होता है इन्वेस्टमेंट का। हमारा ये कहना कि हमने एक चार्ज लगा दिया कि आपका इंटरनेशनल कनेक्शन है और वहां से इंफॉर्मेशन 1 मिनट में आ जाए, वहां से नहीं आती है। स्विट्जरलैंड से हम कितनी भी कोशिश कर लें, क्योंकि उन्होंने जो लोगों से पैसे लिए उसको कमिट किया कि हम आपकी इंफॉर्मेशन नहीं देंगे, तो उसमें टाइम लगता है। और जो कहना कि सेबी कुछ नहीं कर रही, ये गलत है। बहुत सारे डेवलपमेंट हो रहे हैं, बहुत सारे इस पर्टिकुलर चीज के बेसिस पे जो बेनिफिशियली इंटरेस्ट है उस पर मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने अभी एक्शन लिया लिंक्डइन पे। वो सारी चीजें इंडिया में चल रही है एक कोलैबोरेटिव बेसिस पे। ये कहना कि सुप्रीम कोर्ट ने कुछ कहा और कोई ये जो आप कह रहे हैं कि विदेशों से जानकारी पाना उतना आसान नहीं है, मैं चाहता हूं ब्रजेश इसको जरा आप और डिटेल में बताएं, क्योंकि जांच में देरी के पीछे की एक बड़ी वजह होती है कि आपको वक्त पे वहां से इनपुट नहीं मिल पाता है। बिल्कुल, ये दिक्कत तो होती है, और ये दिक्कत इसलिए होती है कि ज़्यादातर ये, जैसा पवन जी ने कहा, ज़्यादातर ये जो फंड बनाए जाते हैं पैसे पार्क करने के लिए, ये ऐसी जगहों पर होते हैं जहाँ जो बाकी दुनिया के साथ किसी भी तरह की अपनी जानकारी साझा नहीं करते हैं। वो अक्सर ये दलील देते हैं कि ये उनकी प्राइवेसी लॉ के अगेंस्ट में है, और यही एक उनका सबसे बड़ा, क्या कहेंगे कि यूएसपी होता है। और इसी यूएसपी को देखते हुए जिस किसी को भी देश के बाहर या पैसे छुपाने होते हैं देश के बाहर, वो इस तरह के देशों का इस्तेमाल करते हैं। और ये बड़े छोटे छोटे देश होते हैं, और इनकी इकॉनमी ही पूरी एक तरह से कहें तो इसी पर चलती है। तो ये सच है कि ऐसे देशों के साथ, और ये किसी बड़े
इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से भी जुड़ते नहीं हैं, क्योंकि जुड़ेंगे तो वहाँ उनके नियम लागू होंगे, उनको जानकारी साझा करनी पड़ेगी और यही इनका यूएसपी बनता है। और इसीलिए इनका चुनाव करते हैं लोग कि ऐसी जगहों पर जा करके एक कंपनी खोल ली जाए और उसके बाद दुनिया में जहां मन करे उसके बाद वहां पर पैसे जो है लगाए जाएं और पूरी जो गोपनीयता है वो बरकरार रहे। तो शायद सेबी को भी ये जो लास्ट के आखिरी के 2 मामले हैं उन सेबी को भी शायद इसी तरह का संघर्ष करना पड़ रहा है। और ये बाकायदा लिखा भी गया था एक तरह से कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर में कि एक तरह से डेड एंड की जैसी स्थिति में जो है वो पहुंच गए हैं और इसी वजह से उनको वहां से जानकारियां ना मिल पाने की वजह से वो आगे नहीं बढ़ पा रही है जांच। और अगर जानकारी मिलेगी नहीं तो किस आधार पर आप किसी कोर्ट के सामने अपनी बात रखेंगे, अपने सबूत रखेंगे और कैसे जो है वो केस बिल्डअप होगा। ये चुनौती तो रहती है। अच्छा, ये चुनौती रहती है। तो विशाल जी, ऐसे गंभीर मामलों में जब जो बात ब्रजेश कह रहे हैं कि चुनौती तो होती है वहाँ से जानकारी पाना वक्त पे, तो ऐसी स्थिति में इस तरह के गंभीर मामलों में फिर सरकार की भूमिका क्या हो सकती है? क्या सरकार कुछ रोल प्ले कर सकती है ऐसे मामले में ताकि आपको वक्त पे ठीक इन्फॉर्मेशन मिल जाए? देखिए, एक्ट चाहे किसी भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ने किया हो या बाहर से हुआ हो, उस एक्ट की वजह से अगर हमारे देश में कोई लॉस होता है, कोई फ्रॉड होता है, कोई क्राइम की डेफिनेशन में आता है वो एक्ट, तो कार्रवाई बिल्कुल की जा सकती है। यहाँ तक कि लोअर कोर्ट के लिए भी एक अलग होम मिनिस्ट्री ने प्रोसीजर बना रखा है कि बाहर से किसी मान लीजिए बाहर का कोई अक्यूज है इंटरनेशनली और उसको सम्मन कैसे किया जाए, तो वो लोअर कोर्ट भी सम्मन निकाल के वहां के जुरिस्डिक्शनल कोर्ट को भेजती है और उसको फिर हाजिर होना पड़ता है। तो एक तरफ तो आप कह रहे हैं कि जो हिंडनबर्ग है, कोई भी है XYZ, वो इस तरह का माहौल क्रिएट करते हैं। अब ये माहौल क्रिएट किया है तो इट मींस कि हमारा यहाँ का लॉस हुआ है इन्वेस्टर्स का, या तो फ्रॉड हुआ उनके साथ, या एक फेक न्यूज बनाने के लिए या एटमोस्फियर क्रिएट करने के लिए वहां से कुछ किया जा रहा है। तो उसको लेके सरकार ने अब तक कोई कंप्लेंट रजिस्टर की, कोई कार्रवाई की, किसी कोर्ट में सेबी ने कोई कंप्लेंट दी, सिर्फ चोकॉज नोटिस भेजा है, दैट इज नॉट सफिशिएंट। या ये कह देना कि हमको जानकारी नहीं मिल पा रही है इसलिए हम चुप बैठे हैं। कोई भी लीगली एक्शन आप लाइए, उसका पूरा प्रोसीजर है, वो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन चाहे कहीं भी बैठी हो उसको कॉल किया जा सकता है। ठीक है। अब रही दूसरी बात कि हिंडनबर्ग को मैंने पहली कहा आप एक तरफ रख दीजिए, लेकिन जब हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट ने ऑलरेडी डायरेक्शंस दे रखे हैं कि इन्वेस्टिगेशंस कंप्लीट कीजिए, या मान लीजिए कोई मजबूरी है तो थोड़ा और टाइमलाइन लेने के लिए कुछ तो पिक्चर सामने क्लियर होनी चाहिए थी कि ये अभी तक कंक्लूजन है और इस वजह से नहीं हो पा रही या पूरी हो गई है। तो ये सब चीजें जब नहीं होती हैं तो एक डाउट क्रिएट होता है। राइट सर। और अब शेयर मार्केट जो है पहले की तुलना में वर्तमान में पहली बार हुआ कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा शेयर मार्केट का इशू डील किया गया, इतना इलॉबरेटली डील किया गया। क्यों डील किया गया? क्योंकि हमारी मांग यही थी कि ठीक है, जो अब तक हुआ, फ्यूचर्स में क्या, फ्यूचर में प्रोटेक्शन के लिए क्या स्टेप्स सेबी या और भी कोई रेगुलेटरी अथॉरिटी है वो लेगी जिससे राइट सर। मैं बनाया जा सके। ठीक है विशाल जी, मैं आता हूं आपके पास आऊंगा। हमारे साथ JN गुप्ता साहब जुड़ चुके हैं, फॉर्मर ED सेबी के। सर बहुत स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। आपका पहला रिएक्शन क्या होगा? हिंडनबर्ग ने एक बड़ा खुलासा फिर से किया है, इस पर सर आपका पहला रिएक्शन क्या है? नमस्कार, धन्यवाद। सबसे बड़ा रिएक्शन ये होगा कि ये सब कचरे में डालने वाली रिपोर्ट है, क्योंकि हिंडनबर्ग ने बहुत कोशिश करी। पहले अडानी को टारगेट किया, जब वहां पे कुछ नहीं हुआ, फिर कोटक को टारगेट किया, वहां कुछ नहीं हुआ, तो अब माधवीपुरी बुक को टारगेट करने सेबी को, और यहाँ पे भी कुछ नहीं मिलने वाला। तो इसके बाद हो सकता है जुडिशरी पे आए या हो सकता है जर्नलिस्ट पे भी आ जाए, क्योंकि उनका एजेंडा सिर्फ रिपोर्ट रिसर्च करना नहीं है, उनका एजेंडा इससे बहुत ज्यादा है जो हमारे रात के समझ के बाहर है। ओके, तो आप कह रहे हैं कि बेबुनियाद है, निराधार है और इसमें कोई दम नहीं है। लेकिन सर, हाँ 100%। बिल्कुल, लेकिन सर एक बात ये कही जा रही है, जैसे अभी विशाल जी कह रहे हैं कि इस पूरे मामले की बहुत डिटेल जांच होनी चाहिए, क्योंकि जो फैक्ट और जो बात कही गई है हिंडनबर्ग की इस रिपोर्ट में, बिना जांच के उसको छोड़ देना ठीक नहीं होगा, ये भी कहा जा रहा है। इस पर क्या कहेंगे? मैं आपसे फिर वही बोल रहा हूँ कि ऐसा नहीं है कि जांच नहीं हुई है, पहली बात। दूसरी बात, जैसे अभी किसी दूसरे वक्ता ने भी बोला कि जांच की कहीं ना कहीं कोई लिमिटेशन होती है। और तीसरा है कि
हर इस चीज की जांच कहाँ तक करें जब कोई सब्सटेंस नहीं मिल रहा हो। ऐसा तो नहीं है कि एम हमारा ये है कि हमें कुछ ना कुछ गड़बड़ निकालनी ही है, कि आप आज लाल रंग की शर्ट क्यों पहन के आए, पीले रंग की कनी पहन के आए। तो कोई भी रेगुलेटर, कोई भी जुडिशियल सिस्टम इस वेनिजेंस से काम नहीं कर सकता है कि मुझे कुछ ना कुछ गड़बड़ निकालनी है। दूसरी बात जो अभी लोगों ने बताई कि जब फॉरेन जुडिशन में हम काम करते हैं तो लिमिटेशंस हो जाती हैं। क्यों? क्योंकि वहां हमारा लॉ नहीं चलता है, हमारा लॉ नहीं चलता है, दूसरे का लॉ चलता है, बहुत सारे देते हैं। और एक अभी किसी वक्ता ने बताया कि ये जो स्ट्रक्चर होते हैं वो नॉन ट्रांसपेरेंट होते हैं, बट इसमें मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कहना चाहता हूँ। मान लीजिए स्ट्रक्चर नॉन ट्रांसपेरेंट है, लेकिन वो एज ऑन दैट डेट जब किसी ने इन्वेस्टमेंट किया वो लीगल स्ट्रक्चर था। दूसरा, जब ये एलिगेशन है कि माधवीपुरी के उनके हस्बैंड ने उस फंड में इन्वेस्टमेंट किया, उस समय माधवीपुरी बुक ना तो सेबी में थी ना इंडिया में थी, वो लोग सिंगापुर में रहते थे। तो क्या सिंगापुर में जो आदमी रहता है उसके ऊपर भी हम रजिस्ट्रेशन। अब फिर तीसरी बातें बताता हूँ कि जनरली केवाईसी होता है, तो जो आप जिसे फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो आपका केवाईसी होता है एज ए कस्टमर। यहाँ पे हमको ये बोला जा रहा है हिंडनबर्ग की तरफ से कि जो इन्वेस्टर है उसको पहले तो फंड का केवाईसी करना चाहिए, फिर पूछना चाहिए फंड में कि तुम्हारे और कितने इन्वेस्टर हैं। अडानी तो इन्वेस्टर नहीं है। फिर हमें उन सारे की जन्म पत्री निकालनी चाहिए कि अच्छा बताओ, आज अडानी इन्वेस्टर है, 7 साल बाद कोई यूएस में एक हिंडनबर्ग बैठा होगा, वो अडानी के अगेंस्ट एलिगेशन लगाएगा, ओह तो मुझे इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। तो कोई भी डिसीजन आज जो लेते हैं 10 साल बाद क्या होगा, 10 साल बाद उस फंड में कौन इन्वेस्टर है उसका क्या होगा, उसके बेसिस पे मैं इन्वेस्टमेंट डिसीजन नहीं ले सकता हूँ, कोई ले सकता है। हम लोगों की जिंदगी जो है वो लीनियर चलती, टाइम के साथ चलती है। सिनेमा और सीरियल की तरह फ्लैशबैक में नहीं चलती कि आज मैं 50 साल की उम्र का अपना सीन देख रहा हूँ, फिर 24 साल की उम्र का देखा, फिर 10 साल की उम्र का देखा। ऐसा नहीं होता है, लाइफ आगे चलती है। ठीक है। तीसरा यह है कि जो हर तरह के एलिगेशन लगाइए, मैं चूंकि सेबी में रह चुका हूँ तो माधवीपुरी बुक ने 100% में दावे के साथ बोल सकता हूँ, जब सेबी ज्वाइन किया होगा तो उन्होंने अपने सारे एसेट्स और लायबिलिटी का डिस्क्रिप्शन दिया होगा। जब उन्होंने सेबी की पोजीशन के लिए अप्लाई किया होगा तो जब मिनिस्ट्री में सीवी भेजी होगी, उन्होंने ये बताया होगा कि ये मेरी कंपनी है, मैं इसमें कंसल्टेंट हूँ, मैं इसमें 90% शेयर होल्डर हूँ। जब उन्होंने सारा डिक्लेरेशन दे दिया तो उसमें क्या करेंगे। और फिर एक एलिगेशन यह है कि मिस्टर ब्रुकफील्ड में है या ब्लैकस्टोन में है और वहाँ पे REIT है और सेबी ने बहुत सारे REIT में वो करे हैं। ठीक भाई मैं ये बता रहा हूँ कि सेबी कोई लॉ इस तरह नहीं बताता है कि मेरे जान पहचान का ये आदमी तो इसका लॉ कर दो। सारे लॉ ओके कंसल्टेशन पेपर के थ्रू होते हैं सारी। तो आप कहना चाहते हैं कि हमने पूरी पब्लिक को कंट्रोल करा है, पब्लिक ने एक करा है, ऐसा थोड़ी होता है। अच्छा ठीक है, आप जो कह रहे हैं मतलब विशाल जी, अभी आपने सुना JN गुप्ता जी को, और वो कह रहे हैं कि ये बिल्कुल बेबुनियाद आरोप हैं, इसको कूड़े में फेंक देना चाहिए, कूड़ेदान में फेंक देना चाहिए, क्योंकि इसमें कोई तथ्य नहीं है। आपका क्या जवाब होगा जी गुप्ता जी को? मैंने अभी कहा कि आप एक तरफ रख दीजिए हिंडनबर्ग रिपोर्ट को, लेकिन जब हमारी कोर्ट ने डायरेक्शन दे रखे हैं उनकी कंप्लायंस हो, इन्वेस्टिगेशंस जो ऑलरेडी हिंडनबर्ग के एलिगेशन पे सेबी कर रही थी और अभी भी कर रही है कुछ मामलों में या पूरी हो चुकी है, उसको क्लियर करे। जो रिफॉर्म्स के लिए कहा गया सेबी ने किस तरह से अपने आप को फ्यूचर के लिए तैयार किया है उसको क्लियर करे। तो एक ट्रांसपेरेंसी के लिए आप तो कुछ बताएं। एलिगेशंस तो चलिए वो झूठा लगा दिया उन्होंने, तो झूठा लगाया है तो आप एक्शन लीजिए, कार्रवाई करिए। सिर्फ ये कह देना कि नहीं आई एम इनोसेंट, इससे कुछ नहीं होता। और अगर इरेगुलरिटीज और प्राइमा फेसाई कुछ इरेगुलरिटीज पाई गई थी, ये जो पहली रिपोर्ट आई थी एक्सपर्ट कमेटी की, उसमें सेबी द्वारा कहा गया कि फर्दर वी आर इन्वेस्टिगेटिंग, तो अभी तक उसकी रिपोर्ट क्लियर नहीं है। ना ही स्ट्रक्चरल रिपोर्ट में जो एक महत्वपूर्ण बिंदु था कि टाइम बाउंड होनी चाहिए इन्वेस्टिगेशन, वो एक्सपर्ट कमेटी द्वारा जो रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज थे, हमारे चेयरपर्सन थे, उन्होंने पूरी कमेटी ने मिलकर ये एक इम्पोर्टेंट बिंदु फ्रेम किया था कि टाइम बाउंड होनी चाहिए जो भी सेबी इन्वेस्टिगेशन करती है। उसका कोर्ट में सरकार ने विरोध किया था कि नहीं टाइम बाउंड नहीं हो सकता, इस कारण से उस कारण से। तो मतलब आप सिर्फ ये चाहते हो कि सारी चीजें हमारे होल्ड में रहें, कोई उस पर चेक ना हो और कोई उसकी जवाबदेही ना हो। पब्लिकली कोई भी चीज मान लीजिए लॉस हुआ है तो उसकी क्या रिपोर्ट है वो भी आप सामने ना लाएं। तो ये सब चीजें एक इंडिपेंडेंट डाउट क्रिएट करती हैं
और कोई भी एजेंसी अगर आरोप लगा रही है, अगर वो गलत है तो आप कार्रवाई कीजिए, उसको प्रोसिक्यूट कीजिए, अगर क्रिमिनल ऑफेंस में बनता है, वो डिफेमेशन होता है या कुछ भी होता है तो। लेकिन जब ये सारी चीजें चुप बैठे रहा, मान लीजिए किसी व्यक्ति पे कोई आरोप लग रहा है, वो चुप बैठा रहता है, जो उसकी ड्यूटी है उसको भी परफॉर्म नहीं करता, तो प्राइमा फेसाई यही निकल के आता है कि कहीं ना कहीं कुछ दाल में काला है, और वो काला है या नहीं है तो वो बताएं। चलिए, तो ये हमारा तो बहुत यही- बहुत महत्वपूर्ण चर्चा हो रही है। आप कह रहे हैं कि दाल में कुछ काला है, अब कितना काला है और इसको लेकर के अब यहाँ से, क्योंकि ये बहुत बड़ा मामला इसलिए है क्योंकि लाखों करोड़ों निवेशकों का एक भरोसा होता है अब रेगुलेटर के ऊपर, और जब इस तरह के मामले आते हैं तो निश्चित तौर पे इस पर जो चर्चा होती है उस पर पूरे मतलब जो बड़ा तबका है हमारे इन्वेस्टर का, वो उनका ध्यान होता है, तो जाहिर तौर पर इसके ऊपर बहुत डिटेल में बातचीत होनी चाहिए। छोटा सा ब्रेक, तुरंत लौटते हैं। ब्रेक के बाद भी हमारी खास चर्चा जारी है। हमारे साथ मेहमानों का एक बड़ा पैनल जुड़ा हुआ है। तरुण, अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, जो बात अभी हो रही थी, कह रहे थे कि मतलब कहीं ना कहीं दाल में कुछ काला हो सकता है, इस तरह की बात हो रही है, तो क्या इसमें कहीं से कोई आपको ऐसी जानकारी मिल रही है या कुछ संकेत दिख रहे हैं कि सेबी प्रमुख के रोल में कुछ बदलाव हो जाए, या कुछ ऐसा आपको दिख रहा है, कुछ जानकारी मिल पा रही है जांच होने तक? नहीं, देखिए ये काफ़ी जल्दबाजी होगी यदि इस तरीके का सवाल का यदि मैं जवाब अभी दे पाऊँ तो, क्योंकि जो कल रात को ही ये रिपोर्ट आई है, अभी 24 घंटे भी नहीं बीते हैं, और जो वित्त मंत्रालय है पूरा इस चीज़ का असेसमेंट कर रहा है, और उन सभी चीज़ों को खंगाला जाएगा जो हिंडनबर्ग ने कहा और जो डिस्क्लोजर्स जो है वो सेबी चेयरपर्सन ने दिए। यदि कहीं डिस्क्रिपेंसी यहाँ पे दिखाई देती है तो हो सकता है कि वित्त मंत्रालय कहीं एक्शन ले, लेकिन सिर्फ हिंडनबर्ग की रिपोर्ट को आधार मानते हुए वित्त मंत्रालय सेबी चेयरपर्सन को हटा दे, ऐसा अभी तो नहीं लगता है। और इसके साथ साथ मैं बताना चाहूँगा, जो JN गुप्ता सर कह रहे थे कि बिल्कुल डस्टबिन में रख देना चाहिए, वो सेबी में उन्होंने काफ़ी लंबे समय तक काम किया है। सेबी का भी एक प्रोसीजर होता है, यदि कोई रिपोर्ट आती है तो उसकी वो प्रिलिमिनरी इंक्वायरी करते हैं, उस प्रिलिमिनरी इंक्वायरी के बाद वो एक जस्टिफाई करते हैं कि जो हमने प्रिलिमिनरी इंक्वायरी की थी उसमें हमें कोई सब्सटेंस नहीं मिला, और उसके बाद वो रिपोर्ट कंप्लेंट को हम बंद कर रहे हैं। तो क्या इस तरीके का मामला सेबी चेयरपर्सन के यहाँ पे बन सकता है? हो सकता है कि वित्त मंत्रालय भी इसी फॉर्मेट में काम करे, वो देखे, क्योंकि ये एक बड़ा सवाल है कि एक रेगुलेटर के चेयरपर्सन पे ये सवाल है, तो इस वजह से वो कहीं पे भी कोई भी जो सरकार है वो किसी भी तरीके का लूपहोल नहीं छोड़ना चाहती है, लेकिन ये कहना कि उनको हटा दिया जाएगा ये काफ़ी जल्दबाजी होगा। ओके, ठीक है। लेकिन पवन जी, एक सवाल आपसे ये बनता है सर कि जब इस तरह के मामले आते हैं, चूँकि शेयर मार्केट बहुत फ्लोरिश हो रहा है, तो निवेशकों के भरोसों को बरकरार रखने के लिए, ट्रस्ट डेफिसिट ना हो, उसको इंश्योर कैसे किया जाए? जब इस तरह के मामले आते हैं तो एक बड़ा सवाल तो निवेशकों का भरोसा भी होता है ना, और अगर उनके मन में कुछ सवाल हो, कोई दुविधा हो, तो उसको कैसे दूर किया जाए? देखिए सर, सबसे पहला इशू ये आता है कि इन्वेस्टर के दिमाग में ये शॉक वेव डालने की कोशिश है, क्या इसमें कोई तथ्य है? ये अभी जो डिस्कशन चल रहा था उसमें मैं बताता हूँ, आज का इन्वेस्टर बहुत स्मार्ट हो गया है, उसको सब समझ में आता है। पहली चीज है कि जो भी बातें हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में है वो पब्लिक डोमेन में। नाउ दे आर कनेक्टिंग सब डॉट्स व्हिच इज नॉट इन ओपन थिंग्स एंड दे आर पुटिंग ए चार्ज। अब क्वेश्चन ये है कि आप मार्केट को डिस्टेबलाइजेशन करने के लिए इस तरह के चार्ज लगा रहे हैं या आपका कोई और पर्पस है? मेरे को मालूम है इस आदमी का पर्पस शॉर्ट सेलर है, उसको मार्केट गिरेगा उसमें वो खरीदेगा, उसका एडवांटेज लेगा। अभी जो विशाल जी बोल रहे थे कि कोई इंक्वायरी नहीं हुई सुप्रीम कोर्ट में, भाई एक्सपर्ट कमेटी बैठी, उसने रिपोर्ट दे दी, सुप्रीम कोर्ट में सेबी ने रिपोर्ट दे दी, सुप्रीम कोर्ट ने उसमें क्लीन चिट दे दिया और उन्होंने एडवाइस किया कि आपको क्या क्या करना चाहिए। सेबी उस पर काम कर रही है, इसके बावजूद हमारा ये कहना कि नहीं नहीं ऐसा हुआ है और उस पर एक्शन होना चाहिए, ये गलत है। आज सेबी चेयरमैन में एक्शन की बात का मतलब हो गया पूरे मार्केट को हिलाने की बात हो गई। सेबी का अपना एक सिस्टम है और ये एक इंफॉर्मेशन आई है, उसको लेट दे हैव गिवन द कमेंट्स, उनको कमेंट में आने दो। हर चीज ऐसी नहीं होती कि हम उस पर कोई एक्शन लेना चालू करें।
हमारा एक इंडिया में सिस्टम है, जयंत गुप्ता जी ने बिल्कुल सही कहा, सेबी में एक सिस्टम है, वो उसको फॉलो होगा। इन्होंने जो इन्फॉर्मेशन दी है फाइनेंस मिनिस्ट्री चेक करेगा कि ये सही है नहीं है, उसके बाद अगर वो इन्फॉर्मेशन सही है तो आई डोंट थिंक देयर इज एनी नीड ऑफ टेकिंग एनी एक्शन एंड एनीथिंग। राइट सर। जयंत गुप्ता जी, अब अभी विशाल जी ये कह रहे थे कि इस पूरे मामले को बिल्कुल सिरे से खारिज कर देना, अगर कर दिया जाएगा तो इससे कहीं ना कहीं ये मैसेज जाएगा कि दाल में कुछ काला है। इस पर आप क्या कहते हैं? देखिए, एक बहुत पुरानी कहावत है, शक का इलाज तो हकीम लुकमान के पास भी नहीं है। आप शक करते रहिए और शक करते रहिए और शक को बढ़ा के हर आदमी को शक करते रहिए। सवाल यहाँ पे ये आता है कि जैसा पवन ने बोला कि एक तो हम लोगों को शायद आइडिया नहीं है कि ऑब्जेक्टिव क्या है, और पवन ने बिल्कुल सही बोला कि मार्केट को हिलाने का ऑब्जेक्टिव है। और विशाल जी बोल रहे थे मार्केट पे इन्वेस्टर के ऊपर बहुत फर्क पड़ जाएगा। इन्वेस्टर के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। विशाल जी को मैं बताना चाहता हूं कि ये जरा कहीं जाके न्यूयॉर्क में जाएं, लंदन जाएं, हांगकांग जाएं, जापान जाएं, कोरिया जाएं, सिंगापुर जाएं, जो हिंदुस्तान का सिक्योरिटीज मार्केट का ट्रेडिंग सिस्टम है, मैं दावे के साथ बोलता हूं कि इससे ज्यादा रोबस्ट और सेफ ट्रेडिंग सिस्टम कहीं नहीं है दुनिया में। सिर्फ हिंदुस्तान के ट्रेडिंग सिस्टम में ऑनलाइन रिस्क मैनेजमेंट एंड मार्जिनिंग होती है, जो दुनिया में कहीं नहीं है। हिंदुस्तान में आदमी का इंडिविजुअल के बेसिस पे सेटलमेंट होता है, तो हर आदमी को पता है कि किसने क्या खरीदा, क्या बेचा। ग्रॉस नहीं होता है कि 10 लोगों ने मिलकर खरीद लिया तो वह कुछ नहीं होता है। इसलिए ट्रेडिंग सिस्टम रोबस्ट है और इन्वेस्टर को कुछ नहीं होगा। ये जितने भी अटेम्प्ट हैं, इनका सिर्फ अटेम्प्ट ये है कि मुझे ये, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं मेंढक वाली टेंडेंसी है, मैं तो ऊपर नहीं बढ़ पा रहा हूं, तो मैं जब ऊपर बढ़ने वाला मेंढक को उसकी टांग पकड़ के नीचे खींच लूं। तो जो हिंदुस्तान या भारत जो आगे आगे बढ़ रहा है, ये एक जलन का विषय है, और ये जलन का विषय अनफॉर्चुनेटली बाहर वालों के लिए नहीं है, कुछ अंदर वालों के लिए भी जलन का विषय है। मेरा आपका मतलब क्या है सर? विशाल जी को तो नहीं कह रहे हैं आप? नहीं, मैं विशाल जी को नहीं, बिल्कुल, मुझे विशाल जी को जानता ही नहीं हूं मैं। अच्छा। तो मैं कैसे कहूंगा उनको? मैं ये बता रहा हूं कि हमारा सिस्टम क्या है कि हम अपने घर वालों की बात नहीं सुन रहे हैं, जो पड़ोसी बोल रहा है उसकी बात सुन रहे हैं, और हमें ये नहीं मालूम कि पड़ोसी की नीयत क्या है। आपको अपने सिस्टम पे भरोसा होना चाहिए। दूसरा है कि कोई भी एलिगेशन लगाए और अगर उसका सारा इन्वेस्टिगेशन सुप्रीम कोर्ट और कमेटी के तक करिए तो दुनिया में कोई काम ही नहीं बचेगा, क्योंकि कल मैं 10 मेल भेज दूंगा, 10 लोगों के ऊपर एलिगेशन लगा दूंगा, आप करते रहिए उसका इन्वेस्टिगेशन, फिर 100 मेल भेज दूंगा। तो ऐसे सिस्टम नहीं चलता है। सिस्टम चलता है सिस्टम के बेसिस पे। आप जैसे सेबी पे लगाया कि उन्होंने ये रूल चेंज कर दिया। अरे कोई रूल ऐसे नहीं चेंज होता है कि मैं सुबेरे आया, मैंने 2 आदमी को बुलाया कि चलो ये डिक्टेशन लो, रूल चेंज कर दो। ऐसे कोई रूल नहीं चेंज होता है, और कोई भी रूल कहीं पे भी। और आप जो बोल रहे हैं कि मेरे से हटा देना चाहिए, मेरे ख्याल में इससे बड़ा कदम, गड़बड़ कदम नहीं होगा, बिकॉज इट विल गिव ए सिग्नल कि हम लोग सकम कर जाते हैं प्रेशर को। हमको प्रेशर को रजिस्ट करना है, हमको ये बताना है कि हमारा सिस्टम रोबस्ट है, हमारा सेबी के चेयरपर्सन ऑनेस्ट है, और हम किसी के दबाव में नहीं आएंगे। अगर सरकार कोई भी कदम लेना चाहती है तो इंटरनली सारी इन्वेस्टिगेशन कर सकती है कि जो एलिगेशन 1, 2, 3, 4 हैं वो क्या है। और जो मेरा अपना जानना है, जितने भी एलिगेशन है उसमें कोई भी सब्सटेंस नहीं है, 1% सब्सटेंस भी नहीं है। ओके, ठीक है विशाल जी, बिल्कुल साफ शब्दों में जयंत गुप्ता सर कह रहे हैं कि इसमें कोई भी तथ्य नहीं है, बिल्कुल बेबुनियाद हैं, निराधार हैं आरोप, और शक का कोई इलाज नहीं है। ये इंडिया की इमेज को खराब करने की एक सोची समझी साजिश है। अब आपका रिएक्शन? देखिए, एक तो मैं एक बात क्लियर कर दूं कि आजकल जब भी कोई कॉन्ट्ररी बात करता है ना कि इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए या ये आरोप लग रहा है, तो एक ही सफाई रहती है कि अरे ये तो विरोध के लिए कर रहे हैं, हमारे देश को जलन हो रही है, ये हो रही है। तो ये सब बातें गवर्नमेंट डिपार्टमेंट वाले जो होते हैं ना, कभी भी मान लीजिए पुलिस का डिपार्टमेंट है, सुप्रीम कोर्ट के इतने जजमेंट्स हैं कि पुलिस की जो रिफॉर्म होती है वो होनी चाहिए, उनकी कमियों को गिनाया, लेकिन पुलिस डिपार्टमेंट कभी भी उस चीज को मानता नहीं है। वो कहेगा कि नहीं जी, हमारा डिपार्टमेंट सबसे ऑनेस्ट डिपार्टमेंट है।
तो अब मैं आपको सिर्फ 4 लाइन पढ़ूंगा सुप्रीम कोर्ट की जो जजमेंट था कंक्लूजन में। सेबी हैज कंप्लीटेड 22 आउट ऑफ द 24 इन्वेस्टिगेशंस into the allegations leveled against the Adani Group, noting the assurance given by the Solicitor General on behalf of SEBI. We direct SEBI to complete the 2 pending investigations expeditiously, preferably within 3 months. और ये जो ऑर्डर था वो 3 जनवरी 2024 का ऑर्डर है। अभी तक इन्वेस्टिगेशंस कंप्लीट हुई हैं या नहीं हुई हैं ये कोई मालूम नहीं है। आप हिंडनबर्ग को एक तरफ रख दीजिए, हम तो ये कहते हैं कि आप उस पर डिफेमेशन कीजिए, क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन लाइए, ताकि पब्लिक को भी पता चले कि ये क्या चीज है। बार बार हिंडनबर्ग जो एक ट्वीट कर देता है और उस पर इतना बवाल हो जाता है। लेकिन जो यहाँ के डायरेक्शंस हैं कोर्ट के, क्या आप उसको कंप्लायंस करते हैं? नहीं करते। रिफॉर्म्स जो कहा गया उनको सरकार ने लागू किया? नहीं किया। क्यों लागू नहीं किया? क्योंकि आप पे फिर बाउंडेशंस आ जाएंगी। आप जो फ्री हैंड एकदम रहना चाहते हैं कि कहीं कोई आंसरेबल ना हो, कोई हमसे क्वेश्चन रेज ना हो, उस पर चेक लग जाएगा। तो ये सब चीजें सिर्फ कहावतों को कहते हैं कि शक का इलाज नहीं है। शक के आधार पे ही ये सारी चीजें होती हैं और शक का इलाज होता है जब सामने पूरी डिफेंस और सारी चीजें क्लियर हो जाएं। लेकिन आप कहें कि शक कर लिया, अब मान लीजिए किसी को कोई बीमारी है, उसे ये शक है कि कहीं ये कोई सीवियर डिजीज तो नहीं है, हम कह दें नहीं इसका कोई शक का इलाज नहीं है, आप चुप बैठे रहो और वो बीमारी बढ़ती रहे और आगे जाके जब हो जाए तब आप कहो कि अरे ये तो पहले नोटिस किया होता। ये कहते हैं हमारा सिस्टम मजबूत है सबसे। तो 2 घटनाएं किस लिए हो गई? 2023 में हुई, चुनाव का रिजल्ट राइट आया सर। उसके बाद हुई, हाँ। इससे पहले भी इस पर हो चुकी हैं। जी विशाल जी, गुप्ता जी कुछ कहना चाह रहे हैं इस पर। जी सर, गुप्ता सर। मैं 2-3 चीजें बोलूंगा। हाँ। ये बात बिल्कुल सही है कि सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्ट किया कि टाइम बाउंड इन्वेस्टिगेशन कीजिए। मैं एक सवाल सीधा था, आप ना विशाल जी से कर रहा हूँ ना आपसे कर रहा हूँ, मैं सीधे सुप्रीम कोर्ट के लोगों से कर रहा हूँ कि सेबी का लिमिटेशन है। सेबी के पास वो पावर नहीं है जो सुप्रीम कोर्ट के पास है। तो सुप्रीम कोर्ट अपने पास जो केसेस आते हैं वो 10-10 साल 20-20 साल में क्यों नहीं संभाल पाता है, क्यों नहीं कर पाता है, जबकि उसके पास हिंदुस्तान में प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट से भी ज्यादा पावर है। कहीं ना कहीं मजबूरी आती है, कहीं ना कहीं रोड़ा अटकता है। तो मैं तो सीधे बोलूंगा, मैं बहुत खुश हूं कि सुप्रीम कोर्ट सेबी को बोले कि आपने ये क्यों कंप्लीट नहीं किया। मैं उसके साथ हूं, विशाल जी के साथ। लेकिन मैं साथ में ये भी बोलना चाहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट अपने आप में भी देखे कि जो उसके यहाँ 10-10 20-20 साल से केसेस पेंडिंग हैं उनको टाइम बाउंड क्यों नहीं कर पाता है। पहली बात ये। दूसरी बात है, इस सिस्टम रोबस्ट होने का मतलब बहुत तरीके होते हैं। सिस्टम रोबस्ट होने का मतलब है, अगर विशाल जी शेयर मार्केट में जानते हैं तो आज से 25-30 साल पहले जब मैं शेयर खरीदता था तो मुझे मालूम नहीं था किस भाव पे खरीदा, जब बेचता था तो मुझे मालूम नहीं था किस भाव पे बिका, ब्रोकर मुझे पैसा देगा या नहीं देगा, शेयर मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। जितनी भी सारी इस तरह की तकलीफें थी मार्केट में डील करने की, वो खत्म हो गई हैं। लेकिन अगर आप ये सोचते हैं कि सेबी के सिस्टम से जो हिंदुस्तान के 140 करोड़ लोग हैं वो सब ईमानदार हो जाएंगे, ये तो पॉसिबल हम नहीं कर सकते, कोई भी नहीं कर सकता, ना विशाल जी कर सकते, ना मैं कर सकता, आपका चैनल कर सकता है। ईमानदारी मैं लोगों में नहीं डाल सकता हूँ। चोरी करने की सजा दे सकता हूँ, चोरी को रोकने के तरीके बना सकता हूँ, लेकिन मेरे पास कोई इंजेक्शन ऐसा नहीं है जो मैं लगा दूं तो सारे 140 करोड़ लोग ईमानदार हो। राइट, ठीक है। अच्छा, अब चूंकि हम कार्यक्रम के आखिरी हिस्से में पहुंच चुके हैं, तो ब्रजेश आप जरा बताइए, क्योंकि इस पूरे मामले में जो बात कही गई है इस पर अडानी की तरफ से भी रिएक्शन आ गया है, ब्लैकस्टोन की तरफ से भी रिएक्शन है, क्या वो रिएक्शन क्या है, अगर आप बता पाएँ तो। अडानी की तरफ से जो कहा गया है, उन्होंने कहा कि ये जो भी आरोप हैं सारे के सारे पुराने रिसाइकल्ड आरोप हैं, उनका ही रिपीटिशन है, नई इसमें कोई बात नहीं है। और उन्होंने फिर से ये दोहराया कि ये जो आरोप लगाए हैं ये गलत नीयत के साथ लगाए गए हैं और एक तरह से वो मामला जब पूरी तरह से सुप्रीम कोर्ट में के पास जा चुका है और वहाँ भी कुछ बहुत बड़ा नहीं मिला, तो फिर इस तरह का आरोप लगाने का मतलब क्या है। उन्होंने ये भी कहा कि उनका जो ओवरसीज़ इन्वेस्टमेंट का स्ट्रक्चर है होल्डिंग का, वो सारा का सारा ट्रांसपेरेंट है। और एक तरह से ये भी उन्होंने कहा कि शायद जो इस तरह की एजेंसियां आरोप लगाती हैं उनको भारतीय कानूनों की कोई इज्जत नहीं है। ये अडानी की तरफ से कहा गया। ब्लैकस्टोन की तरफ से भी जो जवाब आया है उसमें ये कहा गया है कि
जो धवलपुरी हैं, माधवीपुरी बुच के पति, उन्होंने 2019 में ज्वाइन किया था और तब माधवीपुरी बुच जो है वो सेबी की चेयरपर्सन नहीं थी और उनके पति का जो रोल था केवल एडवाइजरी रोल था, इसके अलावा और कोई रोल नहीं था और उनको इसलिए नहीं अपॉइंट किया गया था, ब्लैकस्टोन ने एडवाइज़र इसलिए नहीं बनाया था कि वो माधवीपुरी बुच के पति हैं, बल्कि उनका जो अपना यूनिलीवर में उनका जो अपना एक्सपीरियंस था, जो तजुर्बा था, जो उनका नॉलेज था, अंडरस्टैंडिंग थी चीज़ों की, उसके आधार पर बनाया था। और एक बात और बड़ी क्लियरली ब्लैकस्टोन ने कहा है कि रीट की पॉलिसी में इन्फ्लुएंस करने का उनका कहीं कुछ नहीं था, कोई कनेक्शन नहीं है। साथ ही ब्लैकस्टोन का भारत में भी जो भी निवेश है उसका उसमें इस तरह की कोई कनेक्ट जो है नहीं है। ओके, ठीक है। क्विकली तरुण, ये तो हमने अलग अलग रिएक्शन हम बता रहे हैं, दिखा रहे हैं, इसको लेकर के पॉलिटिकल रिएक्शन भी आने शुरू हो गए हैं, सियासत भी काफ़ी तेज़ हो गई है, वहाँ से किस तरह के रिएक्शन आ रहे हैं तरुण? बिल्कुल, शुरुआत करना चाहूँगा मैं कांग्रेस से। कांग्रेस के महासचिव जयराम रमेश ने साफ तौर से कहा कि अब समझ में आ रहा है कि जो पार्लियामेंट है वो 12 तारीख की जगह 9 तारीख को क्यों साइन डाउन कर दी गई, क्योंकि सरकार को पता था कि हिंडनबर्ग रिपोर्ट आने वाली है और मंडे को बवाल हो सकता था। इस वजह से कांग्रेस ने सरकार ने पार्लियामेंट को स्थगित कर दिया। दूसरी तरफ से टीएमसी का भी ये कहना है कि अब पूरी जाँच कर देनी चाहिए, अब तो जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी इस पूरे मामले में बिठा देनी चाहिए। तो जो विपक्ष है वो एकजुट हो गया है इस पूरे मामले को एक बार फिर कहें कि फ्यूल मिल गया है, क्योंकि जब जिस तरीके से विशाल जी बता रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद ये मामला कहीं ठंडा पड़ गया था, लेकिन अब हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद विपक्ष जो है वो एकजुट हुआ है और वापस जेपीसी की मांग करने लगा है। बिल्कुल, चलिए देखते हैं इस पूरे मामले को लेकर क्या होता है। तो एक बड़ी खबर और बड़ी खबर पर बड़ी चर्चा जी बिजनेस ने हमने की और समझने की कोशिश की कि आखिर ये पूरा मामला है क्या और इसमें आगे क्या कुछ हो सकता है। बहुत शुक्रिया जयंत गुप्ता जी आपका, पवन जी आपका, विशाल जी आपका, तरुण आपका, ब्रजेश आपका, इस महत्वपूर्ण चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए। छोटा सा ब्रेक के बाद भी खबरें लगातार जारी हैं। नमस्कार।